वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं संस्कृत ज्ञान पाठशाला में संस्कृत व्याकरण के विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हम पार्ट 1 सिखा चुके थे। पार्ट 1 में पार्ट काफ़ी सारे सिखा दिए थे। अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में भी हम बहुत सारे आपको सिखाएंगे और उसके बाद अपनी नई वीडियो बनाएंगे और आपको दर्शाएंगे। देखिए पहला शब्द है यहाँ पर ज्योत्सना। ज्योत्सना तमिस्त्रा। ज्योत्सना का तमिस्त्रा क्यों है? ज्योत्सना मीन्स क्या होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का वर्ड ज्योत्सना है, संस्कृत से लिया गया है, लेकिन पर्यायवाची में हिंदी में भी आता है। ज्योत्सना मीन्स होता है चांदनी, ठीक है। और चांदनी का क्या होगा? देखिए चांदनी का मतलब उजाला और तम माने अंधेरा। तो ज्योत्सना मीन चांदनी और तमिस्त्रा माने अंधेरी, ठीक है। इसका अपोजिट हुआ ज्योत्सना का तमिस्त्रा, ठीक है। आगे दूसरा शब्द है निशीथ। निशीथ का अपोजिट है मध्याह्न। निशीथ क्या होता है? निशी रात्रि, ठीक है। रात्रि के बीच, निशीथ रात्रि के बीच का भाग निशीथ कहलाता है। और मध्याह्न दोपहर के बीच का भाग है। तो रात्रि के बीच का भाग है, दोपहर के बीच के बाद का भाग, दोपहर के बीच का, दोपहर का बीच और रात का बीच दोनों अपोजिट हैं। तो निशीथ का क्या बनेगा? मध्याह्न, ठीक है। अगला शब्द है धृष्ट। धृष्ट, धृष्ट कौन होता है? जैसे किसी को कहेंगे भाई बहुत ही धृष्ट है, बहुत ही बुरा व्यक्ति है, धृष्ट है। और धृष्ट बुरे के लिए प्रयोग किया गया। और धृष्ट का हमने जो विलोम शब्द दिया है वो क्या है? विनीत, विनम्र हो, सद्गुणों से संपन्न हो। धृष्ट हो जिसमें कोई गुण ना हो, सारे ये अवगुणी अवगुण हो, धृष्ट प्रकृति का ये धृष्ट है। ये धृष्ट का क्या बनेगा? विनीत, विनम्र हो, विनयशाली हो और सदाचार से संपन्न यानी कि विनीत। पंडित है, पंडित का मतलब ज्ञानी, ठीक है। जो इससे ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। और पंडित का अपोजिट क्या बनेगा? मूर्ख। पंडित ज्ञानवान, मूर्ख जिसमें कोई भी ज्ञान ना हो यानी कि मूर्ख हो, निपट हो बिल्कुल एकदम, जो पढ़ा लिखा भी ना हो और उसमें किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान ना हो, तो क्या कहलाएगा? मूर्ख, ठीक है। पंडित का मूड भी लिख सकते हैं हम, मूड है या मूर्ख है। आवर्तन, अनावर्तन। आवर्तन माने जिसको हमने आवर्त करके रखा है, ढका हुआ है। आवर्त किसी चीज को ढका हुआ होना, ठीक है। तो आवर्त ढका हुआ, अनावर्तन खुला हुआ, ठीक। तो अपोजिट क्या बना? यानी ढके का उल्टा क्या बनेगा? खुला। तो उसी तरीके से संस्कृत में क्या है? आवर्तन का अनावर्तन। उदात्त, अनुदात्त। उदात्त जो उदार हो, अनुदात्त जो उदार ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से उदात्त का क्या बनेगा? अनुदात्त। अगला वर्ड है उत्पतन, निपतन। देखिए पतन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। उत माने उत्पतन उड़ना, निपतन गिरना यानी ऊपर उड़ना। उत्पतन ऊपर उड़ना, ऊपर जाना, और निपतन नीचे गिरना। तो दोनों अपोजिट हुए, ठीक है। तो संस्कृत में क्या बना आपका उत्पतन का? निपतन। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ठीक है। यहाँ पे अनुपसर्ग लगा दिया हमने इसमें। ऐश्वर्य में अनुपसर्ग लगा के क्या बना दिया? अनैश्वर्य। तो ये अपोजिट बन गया, ठीक है। ऐश्वर्य से युक्त जिसमें ऐश्वर्य ना हो, बिना ऐश्वर्य के अनैश्वर्य। ऋजु, ये शब्द है आपका ऋजु। ऋजु यानी जो सीधा साधा हो, सरल हो, ठीक है। सरल कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, ऋजु कोण कहलाता है वो, ठीक है। जो सीधी रेखा खींची होती है और बीच में उसको इस तरीके से हम उसको गोल कर देते हैं यानी कि डी से बना देते हैं, और वो कहलाता है आपका ऋजु कोण यानी कि सरल कोण, ठीक है। अब ऋजु का क्या बनेगा? वक्र, जो टेढ़ा मेढ़ा हो। ऋजु का अपोजिट टेढ़ा मेढ़ा होना यानी वक्र होना, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होना, वक्रता होना उसमें, और ऋजु माने सरल होना। तो ऋजु का अपोजिट वक्र। आगे अगले शब्द देखिए तृषा। तृषा का तृप्ति, तृषा, तृषा कहते हैं प्यास, ठीक है। किसी चीज की प्यास होना, किसी चीज को खाने की इच्छा करना, पाने की इच्छा करना, तृषा कहलाएगा, ठीक है। और तृप्ति, तृप्त हो जाना, भाई वो तृप्त है, उसे किसी चीज की तृषा नहीं है तो क्या है? वो तृप्त है। तो तृषा का अपोजिट तृप्त। आगे दंड, दंड का अपोजिट पुरस्कार। किसी को दंड देना, सजा देना, उसका अपोजिट क्या है? पुरस्कार है, यानी पुरस्कार देना। निरक्षर है, निरक्षर जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, और साक्षर जो पढ़ा लिखा हो। निरक्षर है बिना अक्षरों के, बिल्कुल निरक्षर है जी, निपट है, अपढ़ है, कुपट्टा है, तो क्या कहेंगे? निरक्षर। तो निरक्षर का साक्षर। प्रज्ञ,
प्रज्ञ मूढ़ है। ये शब्द अभी यहाँ भी सिखाया था आपको, यहाँ पर ये आ गया पंडित का मूर्ख। उसी तरीके से यहाँ पे आया है प्रज्ञ। प्रज्ञ में जिसमें बुद्धि हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, प्रज्ञ कहलाएगा। और मूढ़ मूर्ख, मूढ़ है मूर्ख, तो प्रज्ञ के क्या लिखेंगे, मूढ़ लिखेंगे। लेकिन आप पंडित का मूढ़ लिखेंगे वो भी आपको सही हो, गलत नहीं माना जाएगा। ये दोनों शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईशत, ईशत प्रज्ञ का मूढ़ है, इसके बाद आया शब्द आपका ईशत। ईशत का अलम, ठीक है, ईशत अधिक और अलम थोड़ा, ठीक है, बस इतना, इसलिए बोलते हैं अलम। और इसी तरीके अगला शब्द है आपका उन्मीलन। उन्मीलन का बनेगा निमीलन। उत्साह, उत्साह का स्तुति। उत्साह मीन्स क्या होता है, उत्साह हमें पता होना चाहिए। उत्साह मीन्स होता है बुराई, ठीक है, किसी की बुराई करना। बुराई, बुरा का उल्टा अच्छा ही है, छोटी क्लास में बच्चों को शुरू करते हैं सिखाना। लेकिन यहाँ क्या है, उत्साह, उत्साह में बुराई का क्या है, स्तुति। उसी तरीके से निंदा का बनेगा, निंदा का स्तुति अपोजिट बनेगा, तो उत्साह का क्या बनेगा, स्तुति। कृशय, स्थूल है। कृशय मीन्स कमजोर, ठीक है, जो शरीर से कमजोर हो, इसकी हड्डियां दिखाई दे रही हो, बिल्कुल एकदम ढांचा शरीर हो, तो क्या कहलाएगा, कृशय। कृशय का क्या बनेगा, स्थूल है। मोटा ताजा, स्थूल है मीन्स मोटा ताजा, बड़ा होना, आकार में बड़ा होना, विशाल होना। चिन्मय, चिन्मय का अपोजिट बनेगा जड़, ठीक है। और आगे अगला शब्द है दीर्घकाय। ये शब्द यहाँ भी हमने सिखाया आपको, यहाँ भी आ गया। काय शब्द बढ़ गया है दोनों में, दीर्घ का क्रश हो गया यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर गया दीर्घकाय जिसका शरीर विशाल हो, और क्रशकाय जिसका शरीर कमजोर हो, पतला दुबला हो, देखने में बिल्कुल हड्डियों का ढांचा ढांचा नजर आ रहा हो, हड्डियाँ हड्डियाँ दिखाई दे रही हो शरीर में, तो क्या कहलाएगा, क्रशकाय। दुर्गति, बुरी गति। दुर्गति का क्या बनेगा, सदगति, यानी अच्छी गति। दुर्गति बुरी गति और सदगति अच्छी गति, ठीक है। आगे शब्द है आपका प्रत्यक्षते, परोक्षते, इसका अपोजिट बना परोक्षते। प्रत्यक्ष का परोक्ष कैसे बनेगा, प्रत्यक्ष में सामने, जो चीज हमारे सामने है होता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है हमारे सामने, ठीक है, ये प्रत्यक्ष है। और परोक्ष हुआ पीछे हुआ, प्रत्यक्ष सामने हुआ और परोक्ष का होगा पीछे होगा। तो इस तरीके से संस्कृत में प्रत्यक्षते का क्या बनेगा, परोक्षते। अगला वर्ड है आपका आदत्य, प्रदत्य। देखिए आदान, आदत्य आदान और ये प्रदान, ठीक है, देना लेना, ठीक है। देना लेना छोटी क्लास में समझाते हैं बच्चों को, लेकिन अब यहाँ क्या है, आदत, यानी आदान करना, प्रदत्त प्रदान करना, लेना और देना। आदत्य लेना और प्रदत्य प्रदान करना। तो आदत्य का क्या बनेगा, प्रदत्य। उत्तरायण, दक्षिणायन, ठीक है। उत्तरायण जब सूर्य उत्तर की ओर जाकर छिपता है, यानी उत्तर दिशा में चला जाता है, छिपते पश्चिम में जाकर के उत्तर की ओर हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, अखबार में पढ़ते हैं सूर्य कहाँ अस्त हो रहा है, उत्तर गोले दक्षिण गोले। तो उस तरीके से सूर्य का अस्त होना होता है। और ये क्या होता है, जब हमारा ये समय परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होने जा रहा होता है, जैसे अब गर्मियों का मौसम चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, ठीक है, और जो है अब दिन जो है थोड़ा थोड़ा होकर छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य जब पश्चिम में जाएगा छिपने अस्त होने के लिए, तो कहाँ रुक जाएगा, दक्षिण गोले कहलाएगा वो, ठीक है। और जब दिन हमारे जैसे जनवरी मकर संक्रांति होती है, उधर से क्या होता है, उधर जो है 23 दिसंबर के बाद में दिन जो है हमारा वो वृद्धि करने लगता है, और रात्रि जो है दिन वृद्धि करता है, रात्रि छोटी हो जाती है, तो वो उत्तर गोले कहलाता है, तो उत्तरायण में कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उत्तरायण का दक्षिणायन। उपार्जित है, जिस चीज़ को हमने किसी को उपार्जन किया है, जैसे हमने अपनी मेहनत से हमने पैसा लगाया और हमने उसमें व्यापार में धन अर्जित किया, तो उपार्जित कहलाएगा, ठीक। और स्वयं प्राप्त है मैंने वो हमने खुद ही प्राप्त किया है, यानी व्यापार के द्वारा जो है वो हम दूसरे लोगों को लगाया साथ में, उसके बाद हमने व्यापार किया, तो उपार्जित कहलाएगा। लेकिन स्वयं प्राप्त है जो हमने ही केवल प्राप्त किया है, वो स्वयं प्राप्त कहलाएगा। जंगम, जंगम का स्थावर, संस्कृत में शब्द है जंगम, जंगम का स्थावर, आगे शब्द देखिए तरुण, तरुण का वृद्ध, यानी तरुण में जवान, ठीक है, युवा व्यक्ति तरुण कहलाता है, ठीक है। संस्कृत में कहते हैं तरुण, उसका अपोजिट बनेगा वृद्ध, यानी कि बूढ़ा। तो युवा का वृद्ध यानी बूढ़ा, उसे कहते तरुण का वृद्ध। तीव्र, तीव्र में तेज, यानी वो तीव्र बुद्धि है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, तेज बुद्धि वाला है, ठीक है। कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला।
और लेकिन उसका अपोजिट क्या बनेगा? मंद। तीव्र का अपोजिट मंद। तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, ये शब्द पूरा आपके यहाँ आ सकता है। तीव्र बुद्धि उसका आप लिख सकते हैं मंद बुद्धि। ठीक। देव है, देवा देवता लोग और दानव दानव लोग यानी कि राक्षस लोग। यानी देवता जो मनुष्यों की रक्षा करने वाले होते हैं और दानव राक्षस कौन होते हैं? जो मनुष्यों के क्या होते हैं? भक्षक होते हैं, मनुष्यों को परेशान करने वाले होते हैं। देव है, देव का बनेगा दानव। दिवा, दिवा का रात्रि, दिवा मीन्स होता है दिन और दिन का अपोजिट रात। उसी तरीके संस्कृत में होता है दिवा का रात्रि। निंदे, निंदे का बनेगा वंदना। ठीक है, निंदे निंदा करना, हमने बताया था आपको, स्तुति करना। और शब्द क्या था? कुत्सा, कुत्सा बताया था, कुत्सा का स्तुति लिखवाया था। उसी तरीके से यहाँ पर ये शब्द है आपका निंदे, निंदा करना, और निंदे का अपोजिट क्या बनेगा? वंदना। नराधमे, नर माने मनुष्य, अधम माने नीच, यानी जो मनुष्य में सबसे निम्न प्रति का हो, इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल निम्न हो, क्या कहलाएगा वो? इसकी जो आचार विचार रहन सहन, तो क्या होगा? अधम हो, यानी कि नराधम कहलाएगा। जो मनुष्यों में अधम हो वो नराधम कहलाएगा। लेकिन जो मनुष्यों में उत्तम हो वो क्या कहलाएगा? नरोत्तम है। तो नराधम का क्या बनेगा? नरोत्तम है। प्रवृत्ति, इससे प्रवृत्ति का क्या बनेगा? निवृत्ति। सब मिलते जुलते शब्द हैं। पृथु, पृथु का तनु। प्रलय, प्रलय का सृष्टि। प्रलय क्या है? प्रलय क्या होता है? नाश होना। ठीक है, समाप्त होना। इस जो सृष्टि रची गई है इसका नाश होना, समाप्त होना, प्रलय आ जाना। कहते हैं वहाँ तो प्रलय आ गई हुई। ठीक है, बाढ़ की प्रलय आ गई, इतने लोग वहाँ पर मारे गए, तो प्रलय कहलाती है वो। प्रलय, प्रलय होना यानी सब कुछ समाप्त हो जाना। और सृष्टि, सृष्टि का मतलब होता है निर्माण होना। तो प्रलय का अपोजिट क्या लिखेंगे हम? सृष्टि। पूर्व रात्रि, पूर्व रात्रि माने पहले की रात्रि। अपर रात्रि, बाद की रात्रि, यानी पूर्व माने पहले की, अपर माने बाद की। रात्रि शब्द का ही पा गया। तो पूर्व रात्रि का क्या बनेगा अपोजिट? अपर रात्रि। आगे और शब्द देते जाइए। प्रातः, प्रातः का सायं, प्रातः काल सायंकाल। प्रदोष, प्रदोष का प्रत्यूष। ठीक है, प्रदोष काल क्या होता है? जब रात्रि प्रारंभ होती है, सायंकाल शुरू होता है, तो प्रदोष काल कहलाता है। और रात्रि जब समाप्त होती है, ठीक है, दिन निकलता है, तो क्या कहलाता है वो? प्रत्यूष कहलाता है। यानी प्रदोष काल, प्रत्यूष काल। नृपय, प्रभु भृत्य, यानी नृपय हो सकते हैं। नृप का जो अपोजिट होगा वही भृत्य होगा, और प्रभु का लिखवाएं तो वो भी भृत्य ही कहलाएगा। नृप होता है राजा और भृत्य होता है उनका चाकर यानी कि सेवक। इसको आप नौकर से भी शब्द से समझ सकते हो। ब्रह्म, ब्रह्म का अपोजिट जीव। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म क्या है? ईश्वर है। ठीक है, और जीव कौन है? हम सब उसकी बनाई हुई रचना, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? जीव कहलाएंगे। और ब्रह्म क्या है? वो ईश्वर है जो हम सबकी रचना करता है। यानी दोनों क्या है? ये निर्माता है और इनके बनाए हुए हम लोग जीव हैं, इनका निर्माण किए हुए। बद्ध है, अगला शब्द है बद्ध है। बद्ध का मुक्त है। बद्ध माने बंधा हुआ। ठीक है, बंधा हुआ किसी भी चीज में। और मुक्त माने खुला हुआ है, अलग। तो दोनों का अपोजिट क्या रहेगा? बद्ध का मुक्त है, बंधा हुआ और खुला हुआ। ठीक है, हिंदी संस्कृत दोनों से समझते जाइए। यथार्थ है जो वास्तव में हो। ठीक है, यानी यथार्थ में है, तो यथार्थ है बिल्कुल, ये बिल्कुल वास्तविक चीज है, ये यथार्थ है। उसका क्या मतलब? कल्पित, यानी कल्पना किया हुआ है, इसमें कल्पना की गई है। तो यथार्थ का अपोजिट कल्पित है। व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि। विश्लेषण, संश्लेषण। विश्लेषण किसी चीज का विस्तार करके कहना, कोई विश्लेषण कर दिया हमने तो उसका पूरा विस्तार कर दिया। संश्लेषण संक्षिप्त करके बताना किसी भी चीज को। ठीक है, तो विस्तार का संक्षिप्त कहलाएगा। तो यहाँ पर विश्लेषण का संश्लेषण। प्राची, प्राची प्रतीची। प्राची दिशा कौन सी कहती? पूर्व दिशा कहलाती है प्राची। ठीक है, प्रतीची ये शब्द हम कई बार सिखा चुके हैं आपको। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रत्यय सिखाए थे, उसमें सिखाया था आपको प्राची प्रतीची, बहुत सारे शब्द सिखाए थे। उसमें हमने चारों दिशा को भी ज्ञान कराया था। प्राची का अपोजिट प्रतीची। उदीची, ठीक है, उदीची आवाजी। ठीक है, यानी कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं की। प्राची का प्रतीची, उदीची का आवाजी, यानी पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, ये चारों दिशाएं। इनका हम आपको पिछली वीडियो में भी ज्ञान करा चुके हैं। जब हमने प्रत्यय का ज्ञान कराया था आपको, प्रत्यय के साथ साथ इसका भी कराया था।
और वैसे भी अलग से भी करा चुके हैं हम आपको ये चारों दिशाओं का ज्ञान कई बार करा चुके हैं, 2-3 बार करा चुके हैं, हमें ध्यान है। और आज भी फिर आपके सामने शब्द आ गए, चाहे भले ही वर्ड अपोजिट के सामने रूप में आए हैं। और आगे देखिए अगला शब्द है आपका वाग्मी। वाग्मी का मितभाषी। वाग्मी बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है, बढ़ चढ़ कर बोलने वाला, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या बनेगा? मितभाषी। जो मितभाषी यानी कम बोलने वाला हो और मितभाषी हो, ठीक है, मीठा भी हो साथ में और कम भी बोलने वाला हो, मधुभाषी या मितभाषी, ठीक है। मधुभाषी तो अलग हो जाएगा, लेकिन क्या वाग्मी का क्या बनेगा? मितभाषी। संस्कृत में वाग्मी का बनेगा मितभाषी। अगला शब्द है आपका विपुल। अगला शब्द है विपुल। विपुल का न्यून। विपुल माने होता है बहुत सारा, ठीक है, यानी ढेर सारा, जिसकी हुई मतलब सीमा ही ना हो, ढेर सारा हो। जैसे कि धन का विपुल भंडार है। और न्यून होना यानी धन बिल्कुल न्यून मात्रा में है, तो उसको क्या बोलेंगे अपोजिट में हम? विपुल का न्यून। तो संस्कृत में क्या बनेगा? विपुल का न्यून। स्वकीय। स्वकीय माने अपना, और परकीय माने दूसरों का, ठीक है, जो अपना हो, केवल अपना हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? स्वकीय। और दूसरे का यानी परकीय। प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का म्लान। प्रफुल्ल माने खुश और म्लान माने दुखी, ठीक है, यानी खुश होना और दुखी होना। तो ये क्या है यहाँ पर? शब्द प्रफुल्ल है। तो प्रफुल्ल माने खुश होना और म्लान माने दुखी होना, मन में दुख होना, दुख प्रकट होना, दुख दिखाई देना। तो कहते हैं ना म्लान मुख, प्रफुल्ल मुख। तो प्रफुल्ल का क्या बनेगा? म्लान। संस्कृत में प्रफुल्ल का बनेगा म्लान। और अगला शब्द है हमारा प्रकट। प्रकट माने जो सामने हो हमारे, प्रच्छन्न माने जो छिपा हुआ हो, प्रकट माने जो सामने है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है, और प्रच्छन्न जिसको हमने छिपा रखा है, ठीक है। प्रकट जो सब, जो धन संपत्ति है वो सब प्रकट है, सब सामने है, समक्ष है, सब दिखाई दे रहा है। लेकिन जो छिपा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न। तो संस्कृत में प्रकट का जो अपोजिट होगा वो बनेगा प्रच्छन्न। मुखर। तूष्णीक। मुखर माने बहुत ये अधिक बोलने वाला, वाचाल जिसको कहते हैं, वाचाल, वाचाल या ये कहलाएगा मुखर, ठीक है, मुखर या वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला। और तूष्णीक चुप रहने वाला। तो संस्कृत में अपोजिट क्या बनेगा मुखर का? तूष्णीक। यौवन। यौवन माने युवावस्था, ठीक है, और वार्धक्य माने बुढ़ापा, ठीक है। यौवन युवावस्था और वार्धक्य माने बुढ़ापा होना, युवावस्था होना, और उसका अपोजिट बनेगा वार्धक्य यानी बूढ़ा होना, बुढ़ापा आना या वृद्धा अवस्था होना। वैमनस्य सौमनस्य। वैमनस्य माने किसी के प्रति हमें ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना या गलत बुरी भावना रखना, तो कहलाता है वैमनस्य, ठीक है। और सौमनस्य, इसके प्रति हमारा मन अच्छा हो, हम सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं इसके बारे में, कुछ बुरा सोचते ही ना हो, तो वैमनस्य क्या बनेगा? सौमनस्य, ठीक है। तो संस्कृत में वैमनस्य का अपोजिट सौमनस्य। आगे अगला शब्द है श्वास। श्वास का प्रश्वास, ठीक। और शुक्ल कृष्ण, यानी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कौन सा होता है? जब चंद्रमा उदय होना शुरू हो जाता है, अमावस्या के बाद का, ठीक है। अमावस्या जब आती है उसके बाद में अगले दिन से इसमें लिखते हैं कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की पहली तारीख और पूर्णिमा तक चलता है। तो ये 2 भागों में विभक्त होता है। पहला जो हमारा कहलाता है कृष्ण पक्ष कहलाता है, और दूसरा पक्ष जो है आधे वाला भाग किसी माह का हिंदी के महीने में, तो वो हमारा कहलाता है शुक्ल पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष। उस तरीके से ये दोनों अपोजिट वर्ण हैं, शुक्ल का कृष्ण। चलिए आज की वीडियो का यहीं संपन्न होता है। तो आगे की वीडियो का आप इंतजार कीजिए और मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।